हेलो। हेलो चेक। हेलो। हेलो।
अभी स्टीम करने दो, स्लाइड लगाने दो, फिर रुको, वहाँ देखो ना। कैमरा में आओगे ना, क्यों भीड़ बढ़ा रहे हो? चलो आज जो काम नहीं इधर ओटीपी मांगना भैया से। माइक क्लास के बाद का बात। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था निवारक नज़रबंदी या शुरू करने वाला था, तो बच्चों फिर थोड़ी सी बैकग्राउंड से बात शुरू की जाए। तो मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि किस तरीके से आर्टिकल 21 के पहले पार्ट में व्यक्तियों को अधिकार दिए गए हैं। इसका मतलब चाहे कोई नागरिक हो चाहे विदेशी हो। लेकिन अब सवाल यह है कि निवारक नज़रबंदी का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये तो हमारे अधिकार हैं कि कैसे किसी को न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है, पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। लेकिन अब ज़रा देखें कि हमारे पास, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं है, हर अधिकार सापेक्ष है, अधिकारों पर प्रतिबंध है। इसलिए बच्चों देखो, एक होता है कि दंडात्मक निरोध, पुनिटिव डिटेंशन, एक होता है दंडात्मक निरोध या पुनिटिव डिटेंशन, दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारात्मक। डिटेंशन, आप निरोध कह लो, नज़रबंदी कह लो, बाकी एक है आप प्रिवेंटिव। एक होता है दंडात्मक निरोध, दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आप जानते हो, एक बड़ी कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी एक तो है कि जुकाम हो जाने के बाद दवा ले लो, दूसरा जुकाम होने के पहले ही दवा ले लो, जुकाम हो ही नहीं पाए। ये क्या है? निवारात्मक। इसका सीधा मतलब है कि पहले ही आप एंटिसिपेशन कर लो कि समस्या होने वाली है। इस वजह से पीटने के बाद लट्ठे लेने से अच्छा है कि लट्ठे लेके ही चलो। तो प्रिवेंटिव का सीधा मतलब होता है कि हम कोई चीज़ पहले से कैसे उसको रोक लें। इसलिए हमारे संविधान में जब पुनिटिव डिटेंशन या प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात तो ही है, लेकिन हमारे यहाँ पुनिटिव डिटेंशन का मतलब है किसी व्यक्ति को, डिटेंशन निरोध का मतलब किसी को जेल में रखना, हिरासत में रखना। निरोध कहो, नज़रबंदी कहो, यानी डिटेंशन। पुलिस क्या करती है? डिटेन करती है, कस्टडी में रखती है। तो ये दंडात्मक कब है, पुनिटिव कब है, दंड कब है? जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, कानून का उल्लंघन किया है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तब उसे स्वाभाविक रूप में पुलिस हिरासत में लेगी। लेकिन निवारक नज़रबंदी बच्चों अलग है, अपराध नहीं, बल्कि यहाँ क्या मामला है? राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया हो, किसी ने अखंडता के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, तो उसके खिलाफ लगता है निवारक नज़रबंदी। तो बच्चों ये बात याद रखना
कि निवारक नज़रबंदी अपराध रोकने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो ये बड़ी ध्यान देने की बात है, किसी अपराध को रोकने वाला काम ये निवारक नज़रबंदी वाला काम नहीं है, बल्कि ये है दंडात्मक निरोध। किस तरीके से किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो हमने उसको कह दिया भाई आपको सज़ा मिलेगी। यहाँ अपराध का मामला ही नहीं है, मामला किसका है? राष्ट्रीय सुरक्षा का, अखंडता का। आपने देखा होगा कि राशिद इंजीनियर जो भी कश्मीर में बड़ा चर्चा में था, और राशिद इंजीनियर को आप जानते हिरासत में क्यों लिया गया? इसका मतलब आतंकवादी घटनाओं में शामिल था या उसके शामिल होने की आशंका थी। इसका मतलब है जितने भी लोग निवारक नज़रबंदी में लिए जाते हैं वो अपराध रोकने के लिए नहीं लिए जाते। और इसलिए आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, कई जगह मिसयूज़ हुआ है। देखो मैं दोस्तों मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ, आप कहोगे सर कई जगह तो इसका मिसयूज़ हुआ है। हाँ हुआ है, क्योंकि कप्पन का केरल का एक पत्रकार यूपी में आया खबर को कवर करने के लिए, और यूपी गवर्नमेंट ने उसे खोपचम ले लिया। तो ये मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा, और कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आपराधिक मामलों में भी ऐसे व्यक्तियों को नज़रबंदी में लिया गया है, लेकिन संवैधानिक रूप में ऐसा नहीं है। तो दो क्लियर कट मामला है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा पहुंचाने वाला है, अखंडता खतरा पहुंचाने वाला है, और लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, याद रखना बच्चों, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर फ़र्क है। लोक व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि कहीं हिंसा, मणिपुर में लोक व्यवस्था के लिए खतरा है। और ये निवारक नज़रबंदी लाया क्यों गया? निवारक नज़रबंदी आप देखोगे दंडात्मक निरोध की बात कहाँ है? आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और 2। अब निवारक नज़रबंदी शब्द का प्रयोग कहाँ पर आया? अनुच्छेद 22 क्लॉज 3। अनुच्छेद 22 क्लॉज 3 में बात लिखी गई है कि किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, लेकिन सामान्य उसके अपवाद होंगे विदेशी शत्रु, और निवारक नज़रबंदी में रखे गए लोगों के लिए ये अधिकार नहीं मिलेंगे। दूसरा जो मामला है, ध्यान रखने की बात है, पहला अपराध किया हो, दूसरा क्या होना चाहिए? दंडात्मक निरोध में कि अगर जो व्यक्ति दंडात्मक निरोध में जाएगा उसे अब जेल में तभी रखा जाएगा जब उसके खिलाफ चार्जशीट हो, उसे ट्रायल किया गया हो, उसे ट्रायल हो। और आप जानते हो हमारे यहाँ ट्रायल नहीं बल्कि फेयर ट्रायल होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को वकील रखने का अधिकार है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 और 2 ये मैंने आपको बता रखा है। फेयर ट्रायल यानी हर व्यक्ति को अपने विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार होगा। और आप जानते हो कि पुलिस के द्वारा 24 घंटे से ज़्यादा किसी व्यक्ति को जेल में रखा नहीं जा सकता। तो पुनिटिव डिटेंशन में क्या होगा? दंडात्मक निरोध में क्या होगा? जो सामान्य अपराधों के लिए लागू होता है, किसी व्यक्ति को विधि व्यवसायी यानी वकील से परामर्श का अधिकार होगा। और बच्चों, भारत में हर आदमी जो लॉ की डिग्री लिया हुआ है वो एडवोकेट नहीं होता। एडवोकेट होने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक है। तो हो सकता है कोई लॉ किया हो, रिलायंस कंपनी में काम कर रहा हो, तो लॉयर होगा, एडवोकेट नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ ये बात है, विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार होगा, चार्जशीट होगा, उसका ट्रायल होगा। तभी ट्रायल का मतलब है बच्चे, जैसे देखो ट्रायल हमने पहले बात बता रखा है, ट्रायल का मतलब है पुलिस चार्जशीट यानी पुलिस आरोप पत्र दायर करेगी और व्यक्ति को बचाव का अधिकार होगा। व्यक्ति कहेगा भाई हमने अपराध नहीं किया, तो व्यक्ति अपना सबूत लाएगा, पुलिस अपने सबूत इकट्ठा करेगी और इसी गवाही सबूत की पूरी प्रक्रिया को हम ट्रायल कहते हैं, जिसकी सुनवाई बाकायदा न्यायिक मजिस्ट्रेट या जज के द्वारा होती है। अब सवाल है, निवारात्मक निरोध में व्यक्ति को ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं होते, यानी यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है वो जेल में रखा जाएगा तो स्वाभाविक रूप में मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए, मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए। और यहाँ मजिस्ट्रेट का मतलब दोस्तों डीएम नहीं, ये है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहाँ मजिस्ट्रेट का मतलब होता है न्यायाधीश।
तो बिना न्यायाधीश की परमिशन से व्यक्ति को आप जेल में नहीं रख सकते 24 घंटे से ज़्यादा। लेकिन यहाँ नहीं। आपने देखा होगा राशिद इंजीनियर को 2019 से ही, जब 370 गवर्नमेंट हटाने वाली थी, 370 हटाने के ठीक पहले राशिद इंजीनियर को हवालात में भेजा गया। और अभी उसकी चर्चा इसलिए थी कि थोड़ा उसको चुनाव में लड़ने के लिए अंतरिम बेल दे दी गई है। यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा अगर किसी को निवारात्मक नज़रबंदी में रखा गया है तो यहाँ पे न तो उसे विधि व्यवसायी से न उसका ट्रायल होगा, न तो ट्रायल होगा, न विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार होगा, न तो विधि व्यवसायी से वकील से परामर्श का अधिकार होगा। इसका सीधा मतलब है, अब न तो ट्रायल होगा, इसका मतलब है न कोई चार्जशीट। भाई चार्जशीट जब फाइल होगी तभी तो ट्रायल होगा। और 24 घंटे में क्या, 24 घंटे में नहीं, 1 महीने तक भी मजिस्ट्रेट सामने न जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए बच्चों, यहाँ पे तो न तो ट्रायल होगा, न विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार होगा। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा किसी को नज़रबंदी रखना, ये किसका अधिकार है? पुलिस का। इसलिए बच्चों बहुत ध्यान सुनने की बात है। इससे पुलिस की शक्तियाँ बढ़ती है, राज्य की शक्तियाँ बढ़ती है, जिससे पुलिस राज्य की स्थापना होती है। इससे पुलिस राज्य की स्थापना होती है, यानी बिना जज के। इसलिए ज़रा सोच के ज़रा रखना, जब रोलेट एक्ट बना था तो रोलेट एक्ट को लोग लोकप्रिय रूप में यही कहते थे। इसलिए देखो बच्चों, आर्टिकल 22 के क्लॉज 3 को रखना, जहाँ लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी में रखा जाएगा तो ये अधिकार नहीं मिलेगा। और विदेशी शत्रु तो आज तक हमने परिभाषित किया ही नहीं, लेकिन मान सकते हो कि अब सीमा पाकिस्तान से आई थी, फिर भी उसको हमने विदेशी शत्रु नहीं कहा। तो विदेशी शत्रु कौन है? कसाब तक को हमने विदेशी शत्रु नहीं कहा, जबकि सामान्यतः पाकिस्तान से आने वाले लोगों को विदेशी शत्रु कहा जा सकता है। यानी अगर आपने सुना होगा कि गांधी बाबा ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था, आप जानते हैं किसके खिलाफ? रोलेट एक्ट के खिलाफ। और रोलेट एक्ट क्या था? निवारक नज़रबंदी कानून था। और उसके लिए आपने ये भी सुना होगा, न दलील, न अपील, न वकील। इसका मतलब है कोई आपका आर्गूमेंट नहीं चलेगा, कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी, और आपको वकील रखने का अधिकार नहीं होगा। आप कहेंगे सर कमाल की बात है, इस बात को संविधान में शामिल कर लिया गया। आप फिर ये कहेंगे सर ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई कि इस इतने खतरनाक प्रावधान को हमने संविधान में शामिल कर लिया। इसलिए कई आलोचक कहते हैं कि हमारा संविधान, एक हाथ से संविधान फंडामेंटल राइट देता है, दूसरे हाथ से ले लेता है। तो बच्चों, निवारक नज़रबंदी कितना खतरनाक है। मतलब ऐसे आप समझ लो कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, अचानक पुलिस आपका दरवाज़ा खटखटा दे। आप पुलिस दरवाज़ा खटखटा कर आप घर में घुस जाए, और घर में घुस जाए, पुलिस केवल ये कह दे, ओ तुम अलकायदा के साथ जुड़े हुए हो। आप कहोगे सर क्या बात है, हम अलकायदा बेकायदा मैं जानता भी नहीं। पुलिस कहा ना बच्चे, तुम होशियारी कर रहे हो। और पुलिस सीधे आपको लेके छूमंतर हो जाएगी। आपका कोई दोस्त कुछ नहीं कर सकता। यूपी PCS गया, बिहार PCS गया, सब कुछ गया, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप कहोगे सर ये तो राज्य को शक्तिशाली बना दे रहा है। हाँ सही बात है। आप कहोगे सर ये कौन सा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि अमेरिका, यूरोप में ये कल्पना भी नहीं की गई या निवारक नज़रबंदी होगा। यानी एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। एक तो निवारक नज़रबंदी, दूसरा किसमें? भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में। कमाल ही हो गया भाई। तो इसलिए आलोचना हुई बच्चों। लेकिन आप जानते हो दोस्तों, देखो आलोचना करने को तो कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन फिर वही बार बार हमें याद दिलाना है कि जिस परिस्थिति में भारत का संविधान बन रहा था वो परिस्थितियाँ बड़ी प्रतिकूल थी। आज भी तो है, क्योंकि ये बात कह रहा है कि न्यायपालिका परमिशन देगी तब आप किसी को हिरासत में रखेंगे। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे खूंखार लोग हैं जो न्यायाधीश को ही धमकी दे रहे हैं। बताइए अब ऐसे लोगों को क्या किया जाए? तो बच्चों, फंडामेंटल राइट सिविलाइज लोगों के लिए होता है। अब कोई क्रिमिनल हो जाए, कोई आतंकवादी हो जाए,
तो अब ऐसे आदमी को जिसके खिलाफ सबूत ही नहीं है, ये तो ट्रायल तब होगा, जज किसी को जेल में तब भेजेगा जबकि जिसके खिलाफ सबूत है। अब जो राष्ट्र के खिलाफ विघटनकारी गतिविधियों में लगा हुआ है, कोई सबूत ही उसके खिलाफ नहीं है, तो आप क्या ये कहेंगे कि भाई अब तो सबूत नहीं है तो हम मजिस्ट्रेट की परमिशन मिल नहीं रही है तो उसको हम जेल में नहीं बंद करेंगे? इसका ऑप्शन हमने कहाँ ढूंढ लिया था? यहाँ निवारक नज़रबंदी में। अब इसलिए जरा आपको आर्टिकल दिखा दें कि निवारक नज़रबंदी में, तो आप कहोगे सर ये बताओ, न ट्रायल होगा, न वकील से परामर्श का अधिकार होगा, न 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा, फिर तो पुलिस जब चाहे तब किसी को उठा ले, फिर तो पुलिस का शासन हो गया। विधि का शासन किस बात का? तो हाँ बच्चों, ये बात सच है। अगर आपने अनुच्छेद 14 में विधि के शासन की बात याद होगी तो भाई भारत में पुलिस का शासन थोड़े है। पुलिस राज्य स्थापित हो जाना, ये तो लोकतंत्र के लिए बड़ा चैलेंज है। इसलिए बच्चों अब जरा संविधान में देख लें, संविधान में क्या लिखा गया है, आर्टिकल में क्या लिखा गया है, किस तरीके से निवारक नज़रबंदी के बारे में बात की गई है। या ये देख लेते हैं कि इसमें पहले आपको संविधान थोड़ा दिखा दूं, मैं आर्टिकल दिखा दूं, उसके बाद इसके जो प्रावधान है उसमें आपकी बात कर लूं कि क्या मामला है, किस तरीके से इसका कौन कौन से कानून हैं जहां बड़ा विवाद हुआ। तो बच्चों जरा आप संविधान देख लो, आर्टिकल 22 एक बार देख लेते हैं। तो आर्टिकल 22 में ये बात लिखी गई है। तो ये तो बता दी हमने आर्टिकल 22 की बात तो हमने बताई दी, 22(1)(22) का क्लॉज 2। हमें दिखाना है 22 का क्लॉज 3। यहाँ ये लिखा गया है कि खंड 1 और 2, मतलब ऊपर लिखी गई कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो अन्य देशी शत्रु हो, एनिमी एलियन हो, अन्य तत्समय का मतलब उस समय। बच्चों देखो संविधान में कई बार बड़ी विशुद्ध हिंदी लिख दी गई, कई बार इसलिए भी हिंदी का बेड़ा गर्क हो गया। अरे ऐसी भाषा लिखो जो सामान्य लोग जानते हो, या तत्समय उस समय। निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी अधीन गिरफ्तार, निवारक निरोध। तो अन्य देशी शत्रु कहीं परिभाषित हुआ नहीं, लेकिन हमने चूंकि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बना रखा है तो इस आधार पर मान लिया कि भाई चलो पाकिस्तान के लोग, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का मामला पाकिस्तान का लागू है, तो यहाँ निवारक निरोध ये हमने रखा। अब उसके बाद आर्टिकल 4 से क्लॉज 7 तक, जो सब क्लॉज 4 से 7 तक है, उन लोगों के बारे में बात कही गई है जो निवारक नज़रबंदी के अधीन है। और इसमें लिखा क्या गया है, निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाले कोई भी किसी व्यक्ति का 3 महीने से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध नहीं किया जाएगा जब तक वह ऐसे व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं नियुक्त होने के लिए अतिथि मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उस अवधि से पहले प्रतिवेदन नहीं दिया कि उसकी में ऐसी, भाई सिंपल सी बात यह है बच्चों कि भाई आप कहोगे कि संविधान में कैसी आज़ादी, रूलेट एक्ट उस समय था, रूलेट एक्ट इस समय आ गया। जो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में कहा गया है, इसका मतलब मैं सिंपल भाषा में बता दूं बच्चों, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, हेडिंग और चेंज कर लो आप। इसका मतलब ये है, निवारक नज़रबंदी में रखे गए व्यक्तियों के अधिकार निवारक नज़रबंदी के व्यक्तियों को अधिकार। तो इसलिए ये कहना कि बिल्कुल रूलेट एक्ट है, निवारक नज़रबंदी में रखे गए व्यक्तियों को अधिकार है ही नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यही बात क्लॉज 4 से क्लॉज 7 तक दिया गया है। तो ऐसा कहना पूर्ण तौर पर सही नहीं है। तो कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे बच्चों अब आप देखोगे कि निवारक नज़रबंदी में रखे गए लोगों को अधिकार, इसलिए अंग्रेजों के शासन और भारतीय संविधान में कुछ तो फर्क आया है। भाई पर्पज़ तो हो सकता है राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, लेकिन लोकतंत्र पर रहने के फायदे हैं। इसका पहला एग्जाम्पल आप देखोगे तो पहला एग्जाम्पल ये है
कि किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा अगर नज़रबंद रखना है तो याद रखिए 3 महीने से ज़्यादा नज़रबंद रखना है। याद रखना 24 घंटे वाली क्लॉज यहाँ लागू नहीं होता। 3 महीने से ज़्यादा हिरासत में रखना है, डिटेन करना है, तो एक शर्त यह है कि एक सलाहकार समिति यानी सरकार एक कमेटी बनाएगी और वो कमेटी को हेड कौन करेगा? उच्च न्यायालय का जज या ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का जज रह चुका हो या ऐसा जो एलिजिबल हो। तो मान लो उत्तर प्रदेश में कप्पन को पकड़ा गया, तो कप्पन के मामले की जांच के लिए, केरला का पत्रकार था, तो कप्पन के मामले के जांच के लिए आपको एक समिति बनानी पड़ेगी जिसमें सामान्यतः उच्च न्यायालय के किसी निवर्तमान न्यायाधीश, न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति बनेगी। और आप जानते हो कि इसमें यह भी लिखा गया है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो रहा हो या हो सकता हो, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में ये कमेटी बनेगी। और बात इसलिए याद रखने की है कि बच्चों, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है तो सरकार के दबाव में न्यायाधीश तो आते नहीं, न्यायाधीश तो इंडिपेंडेंट है। किसी को हिरासत में लेती, याद रखो, नज़रबंद रखने का अधिकार तो राज्य का है, नज़रबंद करने का अधिकार राज्य का है। तो राज्य के अधिकारी अगर डिसाइड करेंगे तो कभी आदमी को राहत मिलेगी नहीं। इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी व्यक्ति को अब 3 महीने से कम के लिए नज़रबंद रखना चाहते हैं तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। 3 महीने से ज़्यादा नज़रबंद करना है तो शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अगर उच्च न्यायालय की कमेटी ने कह दिया कि हाँ नज़रबंद करने का आधार ठीक है, तब तो आप समझ लीजिए कि वो फिर उसके बाद व्यक्ति पड़ा रहेगा। तो स्वाभाविक रूप में राशिद इंजीनियर के मामले में क्या ये परमिशन ली गई? तो आप कहेंगे स्वाभाविक रूप में परमिशन ली जा सकती है, ली गई होगी। लेकिन बच्चों, एक ये भी एग्जाम्पल बता दें, ये तो ठीक है, हमारे यहाँ केवल एक ही मामला नहीं है, क्योंकि जब आप आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में जाओगे तब तो दिखा रहेगा भाई, इसका मतलब सरकार पावर का मिसयूज़ कर सकती है। किसी को मैक्सिमम कितने दिन तक हिरासत में रखेगी? 3 महीने। 3 महीने बाहर होना पड़ेगा। लेकिन 3 महीने भी तो बहुत होता है, जेल में 3 महीने रख देना, उसके बाद तो फिर। और हमारे यहाँ तिहाड़ जेल का तो यह हाल है, तिहाड़ जेल में सारे जो कर्मचारी हैं वो तमिलनाडु के हैं। तिहाड़ जेल की जो निगरानी करने वाले पुलिस के लोग हैं तमिलनाडु के हैं, वो हिंदी जानते नहीं। तो जैसे कोई व्यक्ति तिहाड़ जेल के दरवाजे पर पहुंचता है, वो नाम पूछेगा पुलिस वाला, कोई बता नहीं पाता, वहीं से लोग कुटाई पिटाई शुरू हो जाती है। और जेल में तो बोरा उड़ा के ऐसा लोगों की पिटाई की जाती है, पूछो मत। तो बच्चों, हमारे यहाँ कई बार प्रोसेस ही सजा बन जाती है। इसलिए देखो, जब विजय माल्या का, हम भारतीय सरकार इंग्लैंड से कह रही है भाई विजय माल्या को सौंप दो, हमें सौंप दो। विजय माल्या इंग्लैंड की सरकार से कह रहा है कि भारत में जेलें ही ठीक नहीं है, जेल बहुत बेकार है भारत की। उसके लिए स्पेशली हमने एक जेल बनवाया, क्योंकि अमेरिका इंग्लैंड में जेल कैसी है? अमेरिका इंग्लैंड में जेल का मतलब बच्चों, वो तो बिल्कुल चमचम, एसी लगा हुआ है, बिल्कुल कमरे अच्छे हैं, टीवी लगा हुआ है। जेल का मतलब कोई बाहर नहीं जा सकता। हमारे यहाँ जेल का मतलब क्या है? पूरा सुअर बाड़ा है। तो बड़ी ख़राब कंडीशन है। तो 3 महीना जेल में रखना कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन उसके बाद आप ये कहोगे कि हमारे यहाँ एक ऐसे भी प्रावधान है बच्चों, एक हमारे यहाँ निवारक नज़रबंदी कानून बना था जो नहीं है, पोटा एक निवारक नज़रबंदी कानून था। कई कानून थे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद विरोधी अधिनियम, आतंकवाद विरोधी अधिनियम, ये बना था। ये बना था 2002 में, क्योंकि ध्यान रखने की बात है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट दिसंबर 2001 में हमारी पार्लियामेंट पे हमला हो गया था। और पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उधर सितंबर 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ। तो उसके बाद पूरी दुनिया में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी, और आतंकवाद को रोकने के लिए पूरी दुनिया में टफ कानून लाए गए। इसका मतलब बच्चों, लिबर्टी कर्टेल होती है इस ऐसे कानूनों से, क्योंकि अगर किसी को निवारक नज़रबंदी में रख लिया तो क्या 19, क्या 20, क्या 14, सारे अधिकार खत्म।
और निवारक नजरबंदी में रख लिया तो कहाँ 16 यूज़ करेंगे? आप कहेंगे पीटी एग्ज़ाम देना है, कोई परमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए है बड़ा खतरनाक। तो एक तरफ अनुच्छेद 22, दूसरी तरफ बाकी सारे अधिकार, सब अधिकार को ध्वस्त करना है तो एक तरफ आर्टिकल 22 दे खत्म कर अप्लाई कर दीजिए। तो पोटा में जब बनाया गया कानून तो इसमें तो ये लिखा था कि किसी भी व्यक्ति को 6 महीने तक तो सीधा बंद किया जाएगा। पोटा में था यही कानून था। एक और कानून था हमारे यहाँ, यानी किसी व्यक्ति को 6 महीने के पहले तो जेल से बाहर ही नहीं किया सकता। तो आप कहोगे सर अभी 3 महीने कह रहे थे, और यही कानून था हमारे यहाँ टाडा में खास तौर टाडा। और संयोग की बात है अभी दोनों कानून नहीं रहे, और टाडा तब बना था जब पंजाब में आतंकवाद चरम पे था। इन दोनों कानून ऐसी कंडीशन बने, अब इस समय ख़त्म हो गया है, ये भी टाडा भी ख़त्म है। यानी जब पंजाब में आतंकवाद बढ़ा तब बना टाडा। तो परिस्थितियाँ भी याद रखनी है बच्चों। दिसंबर 2001 में हमारे पार्लियामेंट पे हमला हुआ तब बना पोटा। इसका मतलब देश में कई ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं जिन वजह से सुरक्षा का मामला गंभीर होता है, तो ऐसे लोगों को हिरासत में रखना पड़ता है। इसलिए आप देखोगे टाडा में भी ऐसा प्रावधान था। टाडा इसलिए आपको बड़ा नोटोरियस हुआ था, इसमें संजय दत्त पकड़े गए थे। और जब टाडा में संजय दत्त पकड़े गए थे उसके बाद छूटे जेल से, तब उनकी फिल्म आई थी खलनायक। तो बड़ा सॉन्ग गाया था कि राम कसम जब से मैं ज़रा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। तो ये संजय दत्त थे जो सुनील दत्त के बेटे थे, जिनकी बहन प्रिया दत्त थी। तो ये हाई प्रोफाइल लोग थे। और संजय दत्त ने किया क्या था, AK-56 घर में रख लिया था। अब उनको नहीं पता था कि ये कानून जुर्म है। इसलिए मेरे बच्चों पॉलिटी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। कई बार सलमान खान देखो पॉलिटी पढ़े होते तो न फंसे, संजय दत्त फंस गए। और इसमें भी था जिसको भी पकड़ा गया था 6 महीने तक, 6 महीने के पहले कोई जेल से बाहर आ नहीं सकता। आप कहोगे यहाँ संविधान में 3 महीने की बात की गई है और इन संसदीय अधिनियमों में 6 महीने की बात कर दी गई है। इसका मतलब क्या संसदीय कानून संविधान से बड़े हैं? तो ये दिमाग में आपके सवाल लॉजिकल आना चाहिए। इसका उत्तर है बच्चों नहीं, संसदीय कानून संविधान से बड़े नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लिख दी गई है। इसलिए संविधान में आप याद रखो, थोड़ा सा और नीचे जब आप जाओगे तो क्लॉज 22 का 7 पढ़ोगे, और क्लॉज 22 के 7 में लिखा गया है किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाले किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकता है। अब आप देख लो, इसका मतलब है क्लॉज 7 ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 22 काट रहा है, उसको निरस्त कर रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ कोई भी संसद की विधि ऐसी नहीं हो सकती संविधान की अवहेलना कर दे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझ के ऐसा प्रावधान कर रखा है, और कर क्या रखा है, ये स्वाभाविक रूप में इसका संविधान संशोधन किया गया, क्योंकि कहीं न कहीं संविधान के द्वारा थोड़ी 44 में संविधान संशोधन से थोड़ी चीज़ों को और टफ बनाया गया, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रही। तो आज की डेट में अगर ये क्लॉज 7 आप देखेंगे तभी कहा गया है 4 वर्ष से ज़्यादा के लिए निरुद्ध किया जाएगा, और अधिकतम अवधि के लिए। इसका मतलब है कितना अधिकतम अवधि होगा, संसद तय कर देगी कि किसी भी निवारक नजरबंदी की अधिकतम सीमा क्या होगी। तो दोनों बातें लिख दी गई है। इसलिए जो संसद ने बनाया वो संविधान के खिलाफ नहीं है, संविधान के अंतर्गत ही है। तो इसका मतलब दोनों है। इसका मतलब हमारे संविधान के हिसाब से देखा जाए नज़रबंदी कितने प्रकार की हो गई। पहला 3 महीने से कम, 3 महीने से कम करने के लिए तो कोई हमें पूछने जांचने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा 3 महीने से ज़्यादा, हाँ 3 महीने से ज़्यादा के लिए फिर पूछने जांचने की आवश्यकता पड़ती है, सलाहकार बोर्ड बनेगा। लेकिन वो सलाहकार बोर्ड नहीं बनाया सकता यदि अगर संसद ने ऐसा कोई अधिनियम बना दिया हो और ऐसा प्रावधान कर दिया हो। और ख़ास बात है बच्चों, देखो निवारक नजरबंदी कानून इतने टफ क्यों होते हैं, ये सामान्य कानून क्यों नहीं है, क्यों इतने टफ हैं, याद रखिएगा।
जब सामान्य अपराध के मामले में हम किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, जिसे दंडात्मक निरोध कह दिया, जब सामान्य अपराध के मामले में हम किसी को पकड़ते हैं तो याद रखना वहाँ पे पुलिस के द्वारा दिया गया सबूत मान्य नहीं रहता, और न्यायाधीश के सामने बात होनी चाहिए। मैं पुलिस के सामने अपने गवाही दे दी, यहाँ जाके बदल सकते हो, क्योंकि अनुच्छेद 20 याद रखना, व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए विवश नहीं कह सकता। लेकिन जब निवारण नजरबंदी के मामले पर आओगे तो यहाँ तो कानूनों में, जैसे पोटा में, टाडा में ये लिखा गया था कि अगर कोई बड़ा पुलिस अधिकारी, एसीपी रैंक के अधिकारी के सामने किसी व्यक्ति के बयान दर्ज किए गए हैं तो न्यायपालिका उसे सबूत मान लेगी। इसका सीधा मतलब है निवारण नजरबंदी के मामले में सरकार की शक्ति बढ़ जाती है, और सरकार की शक्ति बढ़ेगी तो आप जानते हो आज़ादी घटेगी। बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है ये। तो ये बात हमने समझ में आ गई कि निवारण नजरबंदी का मतलब क्या है, कितने प्रकार की नजरबंदी होगी, 3 महीने से ज़्यादा, और दूसरी बात है उससे ज़्यादा भी प्रावधान किया जा सकता है अगर संसद कोई विधि बनाए, क्योंकि ये बात कहाँ लिखेगा, आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में, ये 47 में। बच्चों हर क्लास को याद रखना जरूरी बिल्कुल नहीं है। अब हम संविधान देख रहे हैं तो कुछ हमने रेफरेंस दे दिया, विचार को याद रखना, क्लॉज के पीछे बहुत परेशान तनाव मत लो। अगली बात, अब सवाल है उसके अलावा क्या अधिकार है। ठीक है, अगर और किसी को निवारण नजरबंदी में रखा गया तो उसके अलावा किसको अधिकार क्या दिया गया है, तो ज़रा देख लें कि हम 5 और 6 देखना है, 4 तो हमने देख ही लिया। 5 में लिखा गया है कि निवारक निरोध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निर्दोष किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र, एज सून एज पॉसिबल, आदेश करने वाला अधिकारी व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश के आधारों पर किया गया है और आदेश के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन, प्रेजेंटेशन करने के लिए अवसर दिया जाएगा। बात सिंपल सी है। इसका मतलब ये भी एक तरीके से अधिकारी है व्यक्ति को। अगर मान लो निवारण नजरबंदी में किसी को रखा गया, व्यक्ति राशिद अहमद को रखा गया, या किसी गोगी को रखा गया, बिश्नोई को रखा गया, हमारे यहाँ तमाम कुख्यात लोग हैं, तो मान लो कि ऐसे व्यक्ति को जिनको रखा गया है तो बाकायदा भारत सरकार ये बताएगी कि आपको आधार क्या है, किन आधारों पर हम रखे हुए हैं। पहली बात ये हमारा आर्टिकल 15, तो ये भी एक तरीके से व्यक्ति को मिले हुए अधिकार है, आधार बताया जाएगा। और कहा गया है आधार जल्दी से जल्दी बताया जाएगा, और इतना ही नहीं, उसे अपने उस आदेश के खिलाफ प्रेजेंटेशन करने का अवसर मिलेगा, यानी उस आदेश के खिलाफ अपनी बात को कह सकेगा। याद रखिए, ध्यान रखने की बात है, ये नहीं कहा गया कि मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा। इसलिए अगर ध्यान से आप देखोगे मजिस्ट्रेट के सामने नहीं जाएगा तो प्रेजेंटेशन देगा। भाई किसको देगा, तो अभी बड़ा दिलचस्प मामला आया था, वो प्रेजेंटेशन देगा गृह मंत्रालय को, अपनी चिट्ठी लिखी गृह मंत्रालय को। अभी केरला में किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी में रखा गया था, यूएपीए में। एक और आज की डेट में जो काम करने वाला निवारक नजरबंदी कानून है यूएपीए, केवल यूपीए नहीं बच्चों, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, उसे बंदी बनाया गया। अब जरा सोच के देखो, उस व्यक्ति को 1 साल तक बंदी बनाया गया है। अब 1 साल तक कारण बताया नहीं गया। और सवाल ये है कि जब उसने पूछा अपना चिट्ठी दिया जेल अथॉरिटीज़ को कि भाई ज़रा हमारा प्रेजेंटेशन संघ सरकार तक पहुंचा दो, यानी ये बात प्रेजेंटेशन के द्वारा अभियुक्त संघ सरकार तक पहुंचाएगा, न्यायालय तक नहीं। तो आप जानते हो संघ सरकार ही तो हिरासत में ले रही है, तो बात पहुंचाने का मतलब क्या है। लेकिन हुआ क्या, जेल अथॉरिटीज़ ने ये चिट्ठी पहुंचाई नहीं, साल भर हो गया, साल भर तक जेल अथॉरिटी ने चिट्ठी नहीं पहुंचाई, तो मामला न्यायालय में चला गया। तो अभी न्यायालय ने कहा कि भाई लिखा है एज सुन एज पॉसिबल, इसका मतलब है जल्दी से जल्दी आप बता तो दो कि किस आधार पर उसको आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर हिरासत में लिया है, संप्रभुता, ये तो बता, आधार तो बता दीजिए कि अलकायदा के मेंबर होने के कारण क्यों हिरासत में लिया है, कि हम ISI के साथ थे इसलिए,
हम अलकायदा के साथ थे, इसलिए बात ध्यान सुनने की फिर है। अपराध के आधार पर हिरासत में रखने का निवारक नजरबंदी में कोई प्रावधान नहीं है। फिर आप देखोगे लिखा हुआ है कि खंड 5 की किसी बात से यह आदेश उस खंड में निर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी के लिए तथ्यों को प्रकटना आवश्यक नहीं है। अब जरूर देखो 4, 5 और 6 अगर ध्यान से आप देखोगे तो बड़ा पेचीदा मामला है। हमारे यहाँ निवारक नजरबंदी कानून इतना टफ क्यों है? क्योंकि अधिकार देते हुए भी ऐसा लग रहा है मिराज, जैसे आपने देखो मरुस्थल में दिखता है दोस्तों, मिराज होता है, दिखता है, होता नहीं। अधिकार मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है। क्यों? अनुच्छेद सब क्लॉज 5 में कह रहा है कि भाई हम आपको आधार बताएंगे। सब क्लॉज 6 में कह रहा है कि अगर आधार बताना खराब है तो नहीं बताएंगे आपको। इसका मतलब कुल मिला के अधिकार तो संसद के पास आ गया। क्लॉज 4 में कह रहा है कि हम एक बोर्ड बनाएंगे। 7 में क्लॉज 4 में कह रहा है, यानी एक क्लॉज दूसरे को काट रहे हैं। काट कैसे रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो अनुच्छेद 22 के खंड 5 में बात है कि भाई किसी जिस व्यक्ति को निवारक नजरबंदी में रखा गया है, व्यक्ति को यथाशीघ्र कारण बताया जाएगा। अब एज सुन एज पॉसिबल का मतलब क्या हो कि क्या आप 1 साल तक नहीं बताओगे? अब इसलिए अब दोस्तों एज सुन एज इसका मतलब है कि स्वाभाविक रूप में आप जल्दी जल्दी अपना होमवर्क कर लो। एज सुन एज, तो एज सुन एज का क्या मतलब रखा जाए? 10 दिन में कर लें, 15 दिन में कर लें, गड़बड़ा मामला है। दूसरी बात है कि अपना पक्ष रखने का, अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। वो कहाँ रखेगा? जिसने उसे हिरासत में रखा है। अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा और गृह मंत्रालय को देखेगा, राज्य सरकार को देखेगा। क्योंकि बच्चों आप कहोगे सर राज्य सरकार भी किसी को नज़रबंद कर सकता है, तो हाँ, लेकिन ध्यान में रखने की बात है जो क्लॉज 5 कह रहा है क्लॉज 6 काट रहा है। जो क्लॉज 4 कह रहा है वो क्लॉज 7 काट रहा है। तो उलझा दिया है मामला। उलझाने सिंपल सी बात है कि ठीक है 3 महीने तक बंदी बना रखेंगे, लेकिन 3 महीने लागू नहीं होगा। कारण बताएंगे लेकिन हमारी मर्जी नहीं बताएंगे। कुल मिला के राज्य की शक्ति इसमें ज़्यादा है इस वजह से। और जब आप कहोगे कि व्यक्ति को ये अधिकार दिए गए हैं, इस वजह से ऐसा लिया गया, और कुल मिलाकर अगर व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं तो कुल मिला के राज्य की ही शक्ति ज़्यादा है। व्यक्ति अधिकार दिए गए हैं लगता तो है, इसका मतलब राज्य की सुरक्षा को यहाँ ज़्यादा बनाए रखा गया है। भाई कारण बताया जाएगा, नहीं बताया जाएगा। फिर आप कहोगे सर ये बताओ ऐसा कैसे होगा? अनुच्छेद 22 का उल्लंघन किया जाए, 32 किस दिन काम आएगा? 32 का प्रयोग तो कर सकते हैं। तो बच्चों अनुच्छेद 32 होता है। भाई कई लोगों ने, विनायक सेन थे, विनायक सेन को, डॉक्टर विनायक सेन पेशे से डॉक्टर, उनकी पत्नी प्रोफेसर, और विनायक सेन छत्तीसगढ़ के जंगलों में जनजाति कल्याण के लिए काम कर रहे थे। सरकार ने क्या कहा, वो तो भाई माओवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, निवारक नजरबंदी में उनको रख लिया गया। और बाद में मामला उच्चतम न्यायालय तक गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा अरे भाई डॉक्टर हैं, वो सेवा के काम कर रहे हैं, तो उनको बंदी न बनाया जाए। इससे बड़ा विवाद हुआ था। इसका मतलब ये हो गया कि निवारक नजरबंदी वाला कानून बनाने का अधिकार किसको है? नजरबंदी के संबंध में विधियां कौन बनाएगी? याद रखना बच्चों, ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड भी बना सकता है, यानी प्रांतीय सरकारें भी बना सकती है और संघ सरकार भी बनाएगा। निवारक नजरबंदी के बारे में विधियां दोनों बना सकते हैं। बस इतना फर्क होता है बच्चों, जो विधि प्रांत सरकार बनाएगी वो प्रांत के लागू होगा, तो छत्तीसगढ़ कानून छत्तीसगढ़ के लागू होगा, तो झारखंड कानून झारखंड के लागू होगा, संसद का कानून पूरे देश के लागू होगा। बस इतना फर्क है। और कारण ये है,
आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। याद रखो हमारा संविधान संघीय शासन का संविधान है और संघीय शासन में 7वें अनुसूची में संसद किस विषय पर विधि बनाएगी वो विषय दिया गया है, राज्य कहाँ विधि बनाएंगे वो विषय दिया गया है। इसलिए जो ये उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ किस पर बनाएंगे, लोक व्यवस्था, ये राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा, ये राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा, यह राज्य सूची का विषय है। लेकिन संघ सूची का विषय क्या है? रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन पर कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार के द्वारा कानून बनाएंगे। इस पे कानून बाकायदा संघ सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब ये कानून बनेगा तो इसकी आलोचना क्यों है? थोड़ा आलोचना और उसके बचाव वाले तर्क देख ले कि कितने कानून भाई बने, क्या आलोचना है, क्या बचाव है। ये ऑफ हो गया है ये वाला, एक क्या उसके आलोचना है, क्या बचाव वाले पॉइंट है, उसके बाद फिर ये हमारा आर्टिकल 22 पूरा हो जाएगा। तो ज़रा देखें कि क्यों आर्टिकल 22 का इम्पोर्टेंस है। बच्चों याद रखो, अगर हमारे संविधान में अनुच्छेद 22 का खंड 3 न होता तो कुछ विधियां हमारे देश में न होती, इसलिए संविधान सर्वोच्च विधि है। अनुच्छेद 22 का खंड 3 क्या कहता है? संसद को, विधानसभा को शक्ति देता है कि निवारक नजरबंदी कानून बनाए। ये संसद को शक्ति दे रहा है कि वो निवारक नजरबंदी कानून बना दे। इसका मतलब है अगर ये क्लॉज ना होता तो हमारे यहाँ कोई भी निवारक नजरबंदी कानून बन ही नहीं पाता। तो ये संविधान की बात होती है। इसका मतलब है ये तो अधिकार संसद ने दे दिया, संविधान ने। मामला ये है, इसलिए आप देखोगे अमेरिका, यूरोप में ये तो कल्पना भी नहीं है, फंडामेंटल राइट में निवारक नजरबंदी कल्पना भी नहीं है। आप कहोगे सर हमारे यहाँ क्या है? देखो फिर वही बात है बच्चों, देखो आदर्श की बात करो तो पुलिस भी नहीं होना चाहिए। पुलिस होना, गांधी बाबा कहा करते थे राम राज्य, तो गांधी बाबा से पूछा गया था बाबा राम राज्य कैसा होगा? तो उन्होंने कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख का हुन व्यापा। यानी कैसा राज्य होगा जहाँ न सर्दी जुकाम मलेरिया होगा, न वहाँ बाढ़ आपदा होगी और न वहाँ गरीबी बीमारी होगी। लेकिन सवाल है ये राज्य तो कल्पना का ही राज्य बन गया। इसलिए बच्चों दुनिया में तमाम लोगों ने ऐसी कल्पना कि एक पुलिस और सेना के बिना राज्य बने, हो नहीं पाता, क्योंकि मानव स्वभाव की भी विडंबना ये है। इसलिए देखो ऐसा नहीं है कि सरकार, हमारे संविधान निर्माता आज़ादी के खिलाफ थे। भाई हमारे संविधान निर्माता आज़ादी लोग थे, राष्ट्रीय आंदोलन उन्हें लड़ा था, अंग्रेजों के खिलाफ सारा संघर्ष था, तो आज़ादी के महत्व को देखा था। लेकिन बच्चों याद रखना, जब हमारा पूरा संविधान बन रहा था सब लोग बिल्कुल भावनात्मक हो गए थे। किसी ने कहा दूध की नदियाँ बहा देंगे, किसी ने कहा था दही की झील बना देंगे। सरदार पटेल उस समय संविधान सभा में थे और पटेल ने कहा देखो भाई सब लोग रोमांटिक मत हो जाओ, क्योंकि बिना सुरक्षा के न सामाजिक न्याय आता है। दोस्तों जब हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता ही खतरे में हो, बहुत सिंपल बात याद रखना, आपके घर पे हमेशा हमले का डर लगा रहे तो आप बैठ के बांसुरी नहीं बजाओगे। पता चला कि आपको ये नहीं पता कि यार हमारे घर पे कब हमला हो जाएगा, तो उसमें ऑनलाइन क्लास नहीं देखोगे, उसमें भागे भागे फिरोगे। इसलिए बच्चों की बात प्रैग्मेटिक है। अब हम आदर्शवादी रूप में सोचें कि अमेरिका यूरोप, तो भाई अमेरिका यूरोप में समस्याएं ऐसी नहीं है, और हमारे यहाँ तो एक से कंडीशन एक पूछो मत, एक गली मोहल्ले में भाई बन गए हैं। तो निवारक नज़रबंदी इसलिए हमने, और निवारक नज़रबंदी पहली कौन बनी? 1950 में, आपको याद होगा, जिसमें गोपालन हिरासत मिले गए थे। पहले बार हमारे यहाँ संविधान लागू होने के बाद, वैसे तो निवारक नज़रबंदी रोल एक्ट ही था, संविधान लागू होने के बाद पहली बार बना 1950 में। दूसरा, कई कानून बने, खत्म हुए। आपातकाल के समय अगर आपको याद होगा एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला,
तो वो लागू हुए, तो वो निवारण जरबंदी था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो बड़ा, उसके बाद कानून बना कोफे पोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट, कोफे पोसा यानी विदेशी मुद्रा की स्मगलिंग करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, ये भी निवारण जरबंदी कानून है। और दोस्तों मीसा का बड़ा मिसयूज़ हुआ। अब देखो यही समस्या आती है, समस्या निवारण जरबंदी कानूनों से नहीं है, समस्या उसके दुरुपयोग से है। ये अभी भी चल रहा है। और दुरुपयोग से कैसे है? अब वही मामला है बच्चों, निवारण जरबंदी देश की सुरक्षा के लिए आती है या विपक्षी दल को हतोत्साहित करने के लिए। मीसा के अंतर्गत सारे विपक्षी दल के नेता, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सब जितने बीजेपी, आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सब जेल के अंदर ठूंस दिए गए थे। तो सवाल है क्या ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे थे? तो एक पार्टी नहीं, हर पार्टी, जो भी पार्टी आती है उसका मिसयूज करती है। तो ये अभी कोफे पोसा चल रहा है। उसके बाद फिर बना था, मैंने बता दिया आपको कि टाडा, जो संजय दत्त जिस हिरासत में ये थे, वो ख़त्म हो गया है। टाडा हमने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद बना था पोटा, वो भी ख़त्म हो गया, 2002 में बना था, ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कोई कानून दोस्तों परमानेंट बनना चाहिए। ऐसा थोड़ी सरकार जाए कानून ख़त्म हो जाता है। तो सरकार जाने पर कानून ख़त्म नहीं होता, सरकार जाने पर तो पॉलिसी बदलती है। सरकार जाने पर नीतियाँ बदलनी चाहिए, कानून थोड़े। तो कानून बदलने की गुंजाइश इसीलिए हुई कि इसके मिसयूज के चांसेस बहुत ज़्यादा हुए। तो आप देखोगे कि ये सब खत्म हो गया। लेकिन आज जो कानून बना हुआ है, एक तो ये बना हुआ है, ये चल रहा है, और दूसरा जो चल रहा है जो इस समय है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। UAPA कानून आज भी चल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये भी चल रहा है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ये भी चल रहा है, NSA ये भी चल रहा है। तो आज भी हमारे यहाँ निवारण जरबंदी कानून है। लेकिन इसके दुरुपयोग क्या है, फिर निष्कर्ष क्या है, क्या इसका दुरुपयोग है, किस तरीके से समस्या उत्पन्न आती है? तो बच्चों दुरुपयोग बहुत साफ है इसका। सवाल ये नहीं कानून ख़त्म कर दिया जाए, सवाल यही कानून का दुरुपयोग रोका जाए। और याद रखना आर्टिकल 22 अपने में कमाल का आर्टिकल है। आर्टिकल 22 कमाल का आर्टिकल इसलिए है कि आर्टिकल 22 पढ़ते समय बाकी आर्टिकल से इसको अलग पढ़ेंगे। इसलिए कहा भी जाता है कि आर्टिकल 22 का ऐसा आर्टिकल है जिसमें इस आधार पे आप इसको चैलेंज नहीं करेंगे 19 का उल्लंघन हो रहा है, 20 का उल्लंघन हो रहा है, 21 का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 22 अपने आप में बड़ा ही स्पेसिफिक है, एक्सक्लूसिव है, जिसको दूसरे से कंपेयर आप नहीं करेंगे। नहीं तो फिर आप आर्टिकल 22 का प्रयोग कर ही नहीं सकते फिर। इसलिए बच्चों कभी भी आर्टिकल 22 के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं होता। आप इस आधार पे हैबियस कॉर्पस नहीं, अनुच्छेद 32 में हम पढ़ेंगे हैबियस कॉर्पस। आर्टिकल 22 के लिए हैबियस कॉर्पस भी लागू नहीं होता। तो इसको अलग से देखने की आवश्यकता है। लेकिन अब इसकी आलोचना क्यों है, दुरुपयोग क्यों है बच्चों? क्योंकि देखो आर्टिकल 22 क्या करता है, पुलिस की शक्ति बढ़ाता है और राज्य की शक्ति, पुलिस की शक्ति बढ़ाता है। और आप जानते हो कि जब राज्य की शक्ति बढ़ेगी, पुलिस की शक्ति बढ़ेगी, तो पूछो मत, तो प्रॉब्लम आएगी। कहीं बुलडोजर चलेगा तो कहीं कुछ चलेगा। तो बच्चों पुलिस, अब अगर पुलिस का जीप पलटाने लगेगी तो भाई आप रखो, हो सकता है कि किसी क्रिमिनल की जीप पलटी हो, लेकिन सही आदमी की जीप पलट सकती है ना। इसे पुलिस के पास बंदूक है, सेना के पास बंदूक है, पुलिस बंदूक पर कंट्रोल न रहा फिर दोस्तों बेलगाम हो जाएगी। अरे मानव मनोविज्ञान है बच्चे, आपके हाथ में एक डंडा दे दिया जाए तो बिला वजह किसी खोजते रहोगे। ये मानव स्वभाव है, इसमें आपका दोष नहीं है।
इसे जिसके हाथ में डंडा है कि 47 है उस पर थोड़ा कंट्रोल रखा जाए, नहीं आज़ादी ख़त्म होगी। दूसरी बात यह होती है कि दुरुपयोग कैसे होता है, विपक्ष के खिलाफ यूज़ होता है, विपक्ष के विरुद्ध होता है। जैसा मीसा में हुआ, और जब मीसा का प्रयोग किया गया था उस समय लालू यादव भी जेल में बंद थे, उसी समय उनकी बेटी मीसा भारती पैदा हुई थी, तभी से उनका नाम मीसा रखा गया है। तो राजनेताओं के बच्चे भी तो इस तरीके से उनके नाम भी इसी किस्म के होते हैं। विपक्ष के विरुद्ध प्रयोग की संभावना हमेशा बनी रहती है और स्वाभाविक रूप में यह मानव अधिकार के खिलाफ है। लेकिन बच्चों, निष्कर्ष क्या दोगे? अब सवाल है, बुराई तो है, और मेरे बच्चे ध्यान रखने की बात यह है कि देखो, दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिसका साइड इफेक्ट ना हो, दुनिया में ऐसा कोई मशीन नहीं बना जिसका दुरुपयोग ना हो, कोई कानून नहीं बना जिसका दुरुपयोग ना हो, दुनिया में तो ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट इसलिए करते हैं उसका उपयोग ज़्यादा है दुरुपयोग के चांस में। बस एक ही तरीका है, हम किसी चीज़ को जस्टिफाई करें या ना करें, तो सीधा उसका उत्तर है इसका उपयोग ज़्यादा होता है, दुरुपयोग कम होता है। और बच्चे, फिर वही बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आज़ादी में कैसे समन्वय बनाया जाए। सबसे बड़ा देश के सामने चैलेंज पहले भी था, आज भी। तो आप कहोगे, मणिपुर की समस्या को देखोगे, कश्मीर में आतंकवाद देखोगे, तब कहोगे ना कि क्योंकि समस्या क्या है, हमारे यहाँ समस्या क्या है बच्चों, आतंकवाद आज भी बना हुआ है, अलगाववाद की प्रवृत्ति आज भी है। इसका मतलब इस आतंकवाद अलगाववाद से राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे आ रहे हैं। तो आप जानते हो कि जब दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा तो स्वाभाविक रूप में हमें समन्वय, तो हम ये भी नहीं कर सकते कि आज़ादी ख़त्म कर दीजिए, लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन ये भी नहीं कर सकते कि आज़ादी के नाम पे तांडव मचा दीजिए। तो आज़ादी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए है, देश के ताने बाने को विघटित करने के लिए नहीं। तो बच्चों, आर्टिकल 22 केवल इतना ही। इसे निष्कर्ष यह है कि निश्चित तौर पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र खिलाफ है, मानवाधिकार खिलाफ है, लेकिन निष्कर्ष क्या है कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि दोस्तों संविधान में है और संविधान एक बड़े विज़न के साथ लिखा गया है, संविधान में सारी संभावनाओं को देखा गया है, तब हमने कोई चीज़ लिखी है। तो बच्चों, थोड़ा आपके सवाल आपको देख लेता हूँ 1 मिनट में। और उसके बाद 23-24 बड़ा सिंपल आर्टिकल है। 23-24 में कोई खास है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है 23-24 में। तो ज़रा NSA बना था गुरुजी, क्या मतलब से लिखा है? नज़रबंदी लॉ सभी स्टेट्स बना सकते हैं क्या? हाँ मेरे बच्चों, नज़रबंदी लॉ सभी स्टेट बना सकते हैं। और सर 1 का क्या लिखा है? PMLA भी इसी, नहीं, अरे मेरे बच्चों, PMLA तो ऐसा लॉ थोड़े है। PMLA तो नज़रबंदी वाला लॉ नहीं है, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बना हुआ है। वो बिल्कुल भी, आपने देखा होगा PMLA में हर 15 दिन पर जुडिशियल कस्टडी बढ़ती थी। यानी PMLA में केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को जुडिशियल मजिस्ट्रेट सामने ले गया था और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के परमिशन से उनको जेल में रखा गया था, जबकि निवारण नज़रबंदी में ऐसा नहीं होता, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है मेरे बच्चों? वो किसी ने पूछा है और आगे आर्टिकल 32 में बता देंगे। इसका सीधा मतलब है कि अगर तुम्हें कोई जेल में पकड़ ले बिला वजह, पुलिस कोई कारण न बताए, तुम्हारा दोस्त उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और जैसे चंचूड़ से कहेगा माई लॉर्ड मेरे दोस्त को हाजिर किया जाए, मेरे दोस्त की शरीर को लेके भाग गया है, यही बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे आपको 32 बताऊंगा। सर नज़रबंदी का डिफिनीशन क्या है? नज़रबंदी का डिफिनीशन मेरे बच्चों सीधी सी बात है, जिसको बिना नज़रबंदी मतलब दोनों है। नज़रबंदी का सीधा मतलब क्या है? किसी को अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अरेस्ट का मतलब हिरासत में लेना, पकड़ लेना। नज़रबंदी का सीधा मतलब पकड़ लेना। अब अपराध के बाद पकड़ा जाए या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अभी ये विवाद का विषय हो सकता है।
ऑफलाइन क्लास का प्रोसेस जल्दी ही मेरे बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी प्रिवेंटिव, हाँ एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का नाम एनएसए है। किसी जल्दी बच्चों मेरी जल्दी ऑफलाइन क्लास शुरू होगी। और देख रही थी तो अब यह है कि बच्चों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए ऑनलाइन क्लास चलाना पड़ा बच्चों, नहीं तो हम लोगों की प्राथमिकता नहीं है। तो ऑफलाइन क्लास ही जल्दी हो जाएगी। सर अभी सदगुरु वाला मामला क्या अरे वह किस सदगुरु की बात पूछ रहे हैं? भोले बाबा की बात तो नहीं पूछ रहे हो मेरे बच्चों? सदगुरु सर क्लास टाइम अच्छा मेरे बच्चों देखो, ऑनलाइन वाली क्लास देखो कल से गौरव सर क्लास रहेगी, तो उसके बाद फिर मैं कोशिश करूंगा कि अब आपको ऑफलाइन वाले ही मोड में मैं बताऊं सर। तो क्योंकि दोस्तों हम भी देखो, मैं भी अब आपकी क्लास की ज़रूरत थी, लेकिन मैं भी बहुत कंफर्टेबल फील ऑनलाइन वाली क्लास में मैं भी बहुत कंफर्टेबल फील नहीं हो पाता, तो मज़ा ही नहीं, बच्चे नहीं रहते तो मज़ा नहीं आता। अब लेकिन जानते हो कि भाई अब वही हमने कहा ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता मेरे बच्चों। अब ऑप्शन ही ऐसा है कि हम भी विवश हैं, इसलिए नज़रबंदी साल में कभी भी हो सकती है। अरे मेरे बच्चों कभी भी, इसमें सावन भादव नहीं दिखा जाता, इसलिए बसंत और सावन देखने की ज़रूरत नहीं है। यूपीए देश के सुरक्षा के लिए सही, अब अरे मेरे बच्चों देश की सुरक्षा के लिए तो लाई गई है, तो सही नहीं है। किसी आर्टिकल 12 पूरा दिखवा दीजिए। अरे देखो बच्चों, ऑनलाइन में आप कहोगे लिखवा दूंगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स के बाद अब जल्दी ऑफलाइन आ जाएगा, सारा मैं लिखवा दूंगा आपको, चिंता मत करो। ये जो बोर्ड में लिख रहा हूँ तो एक बात लिख लो और मुझे लगता है पर्याप्त हो जाएगा। अलगाववाद क्या होता है सर? अरे मेरे बच्चे, अब मान लो तुम अपने घर वालों से कह दो मैं घर से अलग हो रहा हूँ, मैं शादी ब्याह करके आपसे अलग हो जाऊँगा, तो यही तो अलगाववाद है। तो जैसे आप घर से अलग होना चाहते हो, वैसे नागा समुदाय के लोग कह रहे हैं भारत से अलग होंगे, कश्मीर के लोग कह रहे हैं भारत छोड़ के चले जाएंगे। हमने कहा अरे बच्चों साथ में रहो, सबका साथ सबका विकास करो, यही अलगाववाद है। कोफे पोसा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी विदेशी मुद्रा की कोई हवाला करता है, विदेशी मुद्रा को कोई अवैध रूप में इधर उधर लेता है, तो उसी को रोकने के लिए बनाया गया मेरे बच्चे कोफे पोसा। नज़रबंदी कानून है, सारी नज़रबंदी है। किसी वजह से कोचिंग शिफ्ट हो रही है क्या? अब मेरे बच्चे देखो, अखिल सर इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। हमारी जानकारी में भी ऐसा कुछ नहीं है, कोचिंग मुझे शिफ्ट हो रही है। पूरा प्रयास है जल्दी ऑफलाइन क्लास आपकी शुरू हो जाए। और अब अच्छा, अब मैं बच्चों अब आता हूँ इधर, शरजील इमाम का मामला क्या है? हाँ, शरजील इमाम को स्वाभाविक रूप में देखो उनको भी निवारण नज़रबंदी के मामले में रखा गया है। शरजील इमाम चूँकि उन्होंने कुछ ऐसे नारे दिए थे, कुछ ऐसे कहे थे कि जो कि जिसमें विवाद हुआ था। पोटा आतंकवाद क्या है? अरे मेरे बच्चों, पोटा आतंकवादी विध्वंसक विरोधी अधिनियम, यही है पोटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट, हाँ सब बता देंगे बच्चों, एक बार तो आने दो, पहले टॉपिक एक फंडामेंटल राइट तो पूरा करने दो, उसके बाद तो सब ऑब्जेक्टिव क्या है सब बता दूंगा। एक टॉपिक पूरा हो जाने दो। और किसी बच्चे का आतंकवाद क्या होता है? मेरे बच्चों, आतंक पैदा कर देना। आतंक कैसा पैदा कर देना? कि आपके जीवन पर कभी भी हमला हो सकता है, हमला हो ना हो, लेकिन आप बाहर निकलने से पहले 4 बार सोचोगे यार बाहर निकलूं, ऐसा तो नहीं कोई बम मार देगा। तो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आतंक पैदा करना और ज़्यादा लोगों को भयभीत कर देना, निर्दोष लोगों पर हमला कर देना, ये आतंकवाद होता है बच्चों। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी बच्चे, नेचुरल जस्टिस से संसद की शक्ति सीमित नहीं होती रही है सर? अरे मेरे बच्चों, संसद से सीमित हो जाती है। नेचुरल जस्टिस क्या है? लिखा तो है नहीं, तो जो कानून है उसके पीछे आत्मा है। अब आत्मा कौन बताएगा? न्यायालय बताएगी। इसलिए देखो भाई, ईडी के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने बहुत लोगों को बेल दे दी। न्यायालय ने कहा कि आपने लिखा है कि ईडी का मामला क्या था, कि न्यायालय ने कहा भाई सरकार ने, संसद ने कानून बना दिया कि बेल नहीं दी जाएगी, तो बात हम थोड़ी मानेंगे। बेल देना व्यक्ति का अधिकार है और कानून प्राकृतिक न्याय के हिसाब से होना चाहिए। इलेक्शन से पहले कौन अरेस्ट करते? अरे इलेक्शन से पहले क्यों अरेस्ट करेंगे? अरे मेरे बच्चों, देखो ये तो चुनाव का मामला है, विपक्षी दल को हतोत्साहित करना है, जो भी दल में रहता है ऐसा काम करता है। आपको इस सब पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है मेरे बच्चों का। आर्टिकल 20 मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल सवाल मत उलझो बच्चों, क्वेश्चन पेपर देखो, अच्छे से सवाल लिखो, मुद्दे पे लिख के आगे चले जाओ।
अच्छा ठीक है, आपने कहा अरुण सर एकदम सही बात है। अरे मेरे बच्चे, एक बार तुम एक टॉपिक खत्म तो होने देता तो प्रैक्टिस कराएंगे। आफ्स्पा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या है? आफ्स्पा अलग चीज़ है, आप आगे बताएंगे। अरे आज का भी, ओ माय गॉड, आर्टिकल, वो यार आर्टिकल 33 में है। अभी कहाँ उससे उधर जा रहे हो तुम? आर्टिकल 34 में है यार। मेरा क्वेश्चन सर को दो सर, मुझे पॉलिटी समझ नहीं आ रही है, कैसे पढ़ो? अरे मेरे बच्चे, कितनी बार कहा है मेरी किताब पढ़ लो, एकदम की कहानी ऐसी है, कम से कम कुछ तो पढ़ के आओ मेरे बच्चों। ऐसा बाकी अब बताओ, ये सब पूरी कहानी है, क्या नहीं समझ आ रही है? जो नहीं समझ पूछ भी लो, और आर्टिकल के पीछे मत पढ़ो, एक बार कहानी पढ़ लो। एक बार मैंने कितनी बार बोला बच्चों से। अच्छा, आप सब आगे देखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों? तो जिनको, देखो बच्चों, एक बार कम से कम कुछ पढ़ के आना चाहिए, तो बात फिर तब बनती ही बात है कि एक बार पढ़ के आओगे तो बात अच्छी रहेगी। ठीक है, अब 23-24 बता देता हूँ बच्चों, जो सिंपल है, बिल्कुल फैक्चुअल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये बच्चों बात की कि आर्टिकल 23, 24 में, इसमें देखो, और शोषण का सिंपल मतलब है, देखो अगर गरिमा में जीवन है तो हर व्यक्ति अपने मनो शरीर का मालिक है। देखो फंडामेंटल राइट के पीछे बेसिक फिलॉसफी है कि आप अपने मनो शरीर के मालिक हो। इसलिए बात कही गई है, हमारे मन का प्रयोग, क्षमता का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग दूसरे की भलाई के लिए नहीं, बल्कि हमारी भलाई के लिए होना चाहिए। ये आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि बेगार, बलात् श्रम, और यानी फोर्स लेबर में किस बात को शोषण माना गया है? भाई शोषण का मतलब क्या है दोस्तों? हर व्यक्ति अपने आप में साध्य है। बात ध्यान सुनने की है। हम किसी के जीवन के विकास की सीढ़ी नहीं बन सकते। हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व है। इसलिए बात कही गई है कि बालाश्रम, बेगार, और क्या संविधान में रोका गया है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार और बालाश्रम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और बलात् श्रम। इसका मतलब है 3 चीज़ों को हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। मानवीय दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्टिकल 23 में। लेकिन फिर यही बात है, मानवीय दुर्व्यापार अब ये क्या है, बालाश्रम क्या है, बेगार क्या है, इसके बारे में विधि के निर्माण का अधिकार संसद को है। तो आप देखो, हमारे यहाँ कोई भी संविधान परिभाषित नहीं करता। आप पूछोगे सर बेगार क्या है, आपको सामान्य भाषा में बता सकता हूँ, लेकिन कैसे रोका जाएगा, कैसे दंडनीय बनाया जाएगा? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जहाँ ये लिखा होता है, जैसे आर्टिकल 17 में आपने पढ़ा है, प्रतिषिद्ध किया जाता है कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, दंड देने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा, विधि बनानी पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप में बिना लॉ के, बिना विधि के हमारे यहाँ किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। तो संसद ने तमाम कानून बना रखे हैं। लेकिन आप सामान्य भाषा में कहोगे बेगार, अरे बच्चों बेगार का मतलब क्या है? बेगारी कराना, मतलब काम करा के पैसा न देना। भाई जब हमने काम किया तो कि दोस्तों मामला ये है कि जब मैं काम करता हूँ तो देखो, मानव जीवन पशु में एक फ़र्क है। पशु केवल पेट भरने के लिए काम करता है, मानव पेट भरने के लिए काम नहीं करता। मानव काम के द्वारा अपनी सृजनात्मक क्षमताओं को व्यक्त करता है। अभी बच्चों को लगता होगा ना भाई हम तो पढ़ रहे हैं केवल अधिकारी बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए। बच्चों ऐसा होता नहीं है। इसलिए देखो, पशु तब तक शिकार करेगा जब तक पेट नहीं भर जाएगा। मानव का स्वभाव ऐसा नहीं है।
मानव स्वभाव। अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, शाहरुख खान। तो इसका मतलब है कि लोगों ने अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए काम किया। अब पता चला कि कोई शाहरुख खान से कोई फिल्म में एक्टिंग करा ले और पैसा दे ही ना, बेगारी माना जाएगा। मजदूर से हमने बुलाया, मजदूर को काम घर करा लिया। आज तो ऐसा संभव नहीं है। सामंतवादी समाज में ऐसा होता था, पता चला कि किसी को बुला लिया, मजदूर को खेत पे काम करवा लिया और काम करा के भाई जाओ, भाई खेत है महाराजा राजा के। और कई बार देखोगे राजा महाराजाओं के इतने बड़े बड़े किले पहले बनते थे, बेगारी कराई जाती थी। तो बेगारी कराना मानवीय क्षमता का दुरुपयोग है, मानव को वस्तु जैसा देखना है। और बलाश्रम का मतलब है जबरदस्ती काम करवा लेना। अब मान लो संडे है, कोई आराम कर रहा है। मेरे बच्चों, हमारे जीवन केवल काम करने के लिए नहीं हुआ, आराम करने के लिए भी हुआ है। तो अगर किसी से बलपूर्वक काम करा लेना, जो काम नहीं करना चाहता उसे काम करा लेना, वो क्या है? बलाश्रम, जबरदस्ती काम करवाना। इसलिए अगर कोई रिक्शा वाला है, आपने पूछा हाँ भैया यहाँ चलोगे, उसने कहा नहीं जाऊँगा, तो उसको आप जबरदस्ती नहीं ले आ सकते। और मानवीय दुर्व्यापार, बच्चों देखो, मानवीय दुर्व्यापार का मतलब चाहे मानव का तो व्यापार कमाल की बात है। कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि अरे हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो बेरोजगार हैं। ऐसे बच्चों नहीं है। मतलब जिसके पास सोचो शरीर के कुछ अंग नहीं है, उनका क्या कीमत है। तो हमारे पास तो भगवान ने शुरू से सब चीज़ दे रखा है, जिनके दे रखा है। तो समझ लो कितने बड़े वो धनी आदमी है। कोई किसी को दिल नहीं दे सकता। इसे मानवीय अंगों का व्यापार, मानव का व्यापार होता ही नहीं, क्योंकि व्यापार उसका होता है, इसकी कीमत होती है। और मानव बेशकीमती है मेरे बच्चों। कई बार लोग दहेज वहेज लेके अपनी कीमत लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मानव बेशकीमती है, जिसको खरीदा बेचा जा ही नहीं सकता। और संविधान निर्माता चाहते थे कि भाई वेश्यावृत्ति, वो वेश्यावृत्ति को रोकना चाहते थे। हमारे यहाँ एक प्रथा थी, देवदासी प्रथा। तो बड़े सारे मंदिरों पर अविवाहित महिलाओं को रखा जाता था देवदासी प्रथा में, और उस पर आरोप यह था कि महिलाओं के शोषण होते थे। तो आज की डेट में तीनों हमारे यहाँ, किडनी का दुर्व्यापार आप कई बार देखते हो, किडनी के दुर्व्यापार के अवैध रैकेट पकड़े जाते हैं। तो संसद ने कई कानून बना रखे हैं जो मानव दुर्व्यापार के खिलाफ है। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती गई। बस एक इसका एक्सेप्शन है। आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में ये भी दिया गया है कि मान लो भाई बलाश्रम का मतलब है जबरदस्ती श्रम न कराया जाए। लेकिन अभी आप देखोगे इजराइल और ईरान में, लेबनान में जंग जैसे हालात हैं। तो मान लो कल के लिए इजराइल ये कहे अपने युवा लोगों से कि भाई सेना में आओ, कल के लिए हमारा भी इंडिया चाइना से वॉर हो जाए, और राज्य कहे कि भाई हमें युवा 18 वर्ष से ज़्यादा युवा लोगों को हमें सेना में लेना है, तो युवा कहेगा ना भाई हमारा तो लड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या राज्य यहाँ जबरदस्ती कर सकता है? बलाश्रम का मतलब है जबरदस्ती न करना। इसे क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 23 में एक्सेप्शन दिया गया है। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 23 में कहा गया है, इसका मतलब है राज्य के द्वारा। अपवाद क्या है इसका? देखिए, जबरदस्ती श्रम का अपवाद क्या है? बलाश्रम का अपवाद क्या है? जो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 23 में दिया गया है कि राज्य के द्वारा सार्वजनिक हित में, याद रखना, प्राइवेट हित में नहीं। यानी ये नहीं किसी मंत्री के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, सार्वजनिक हित। तो सार्वजनिक हित का मतलब इंडिया चाइना वॉर, कहीं तूफान आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, ये सार्वजनिक हित है। सार्वजनिक हित में अनिवार्य सेवा लगाई जा सकती है। सार्वजनिक हित में अनिवार्य सेवा और कंपलसरी सेवा, या इसका मतलब है अनिवार्य सेवा तो बलात्कार सेवा हो गई ना, अनिवार्य सेवा तो जबरदस्ती वाली सेवा हो गई। हमारा काम करने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी आप करवा रहे हो, तो जबरदस्ती है। लेकिन ये किया जा सकता है, लेकिन सेवा में जिसको लिया जाएगा केवल, आप याद रखें 3 आधार हर जगह होता है। RRC, रिलीजन, रेस एंड कास्ट, केवल धर्म, प्रजाति
जाति, तीन शब्द आप जानते हो हर जगह आएगा, 15 में, 16 में, 15 में भी आया, 16 में भी आया, 23 में भी आया। चौथा अलग हो जाता है, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बात ध्यान में रखने की है कि बालाश्रम के अपवाद यहां तो रखा है कि बालाश्रम नहीं होगा, लेकिन उसका अपवाद रखा गया है। यानी भाई राज्य के द्वारा, भाई राज्य तो सार्वजनिक एजेंसी है, अब किसी सामंत के द्वारा नहीं, किसी राजा महाराजा के द्वारा थोड़े होगा। तो अनिवार्य सेवा का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि अनिवार्य सेवा जो केवल धर्म, लेकिन अनिवार्य सेवा मान लो कि इंडिया चाइना में वॉर हो गया और मैं कह रहा हूँ मुझे भारतीय नागरिक चाहिए, तो आप ये नहीं कहोगे ना भाई हमें इस जाति के लोग ही चाहिए क्योंकि इसी जाति के लोग लड़ाके हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वर्ग का मतलब है अमीर या गरीब चाहिए, जिसकी इनकम इतनी हो इतना होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बिलो पॉवर्टी लाइन का आदमी चाहिए या बिलो पॉवर्टी लाइन का नहीं चाहिए, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब उम्र के आधार पर डिवीज़न आप कर सकते हैं। उम्र के आधार पे 18 वर्ष से नीचे के बच्चों को लेना ये ठीक नहीं है। और जाति प्रजाति, यानी यही नहीं कहे कि केवल गोरखा ही लड़ने वाले हैं, तो ये इसका एक्सेप्शन दे रखा गया है। यही आप आर्टिकल 23 में देखोगे कि इस अनुच्छेद कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से अनिवार्य नहीं करेगी, लेकिन राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो वह सिंपल सी है। इसलिए बच्चों आर्टिकल पर सेकेंडरी फोकस करना चाहिए, विचार पर पहले आइडिया क्या है। लेकिन आप जानते हो कि हमारे यहाँ शोषण के 3 रूप रोके गए, लेकिन उच्चतम न्यायालय की व्याख्या आती चली गई। तो उच्चतम न्यायालय ने बाद में जीवन का अधिकार को बढ़ाया, क्योंकि बच्चों जीवन का अधिकार में गरिमा में जीवन का अधिकार है। अब गरिमा में का मतलब है शोषण नहीं होना चाहिए, दोनों बातें साथ साथ आनी चाहिए। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने धीरे धीरे इन अधिकारों को और आगे बढ़ा दिया। तो उच्चतम न्यायालय की व्याख्या और होती चली गई। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि कम मजदूरी देना भी शोषण है। किसी को कम मजदूरी देना शोषण है। ये उच्चतम न्यायालय ने कहा एशियाड वर्कर्स केस में, क्योंकि नई दिल्ली में एशियाई खेल हो रहा था और इस एशियाड वर्कर्स केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जिन मजदूरों को काम पर लगाया गया है उन्हें निर्धारित दर से कम मजदूरी दी जा रही है। ये खेल था 1983 में। तो दूसरी बात है, हमने पहले बताया विशाखा केस में कह दिया यौन शोषण भी शोषण का एक भाग है। तो शोषण के अधिकार को बढ़ा दिया, ये विशाखा केस में कहा गया। और बच्चों हमने शायद पहले बता रखा है, विशाखा के एनजीओ का नाम था है। और विशाखा मामला आया कब था, जब राजस्थान में भंवरी देवी के खिलाफ गैंगरेप हुआ था। राजस्थान भंवरी देवी के खिलाफ गैंगरेप हुआ था और वहाँ पे राजस्थान में कई लोगों ने कहा था कि जो भंवरी देवी है वो बाल विवाह के खिलाफ काम कर रही है। तो इसी मामले को जब उच्चतम न्यायालय ले जाया गया तो विशाखा केस की बात आई थी। इसका मतलब बच्चों उच्चतम न्यायालय ने अब शोषण के अधिकार को बढ़ा दिया है। इसे कहा भी जाता है जीवन का अधिकार बड़ा व्यापक है। और तभी तो इसलिए कहा भी जाता है जीवन का अधिकार केवल सांस लेने का अधिकार नहीं बच्चों। इस बात को मानेका गांधी केस से जोड़ के देख सकते हो। ये जीवन का अधिकार शोषण के खिलाफ अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 24 शोषण का अधिकार में दूसरी बात कहां से आती है, आर्टिकल 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार का बच्चों दूसरा मामला है आर्टिकल 24 में। इसका मतलब है अगर किसी को अनिवार्य सेवा में भर्ती किया जाए इंडिया चाइना वॉर कॉन्टेक्स्ट में, तब इसे शोषण नहीं माना जाएगा। लेकिन
हमारे यहाँ आप जानते हो कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15 में देखा होगा आपने, बच्चों के उत्थान के लिए हर जगह बात लिखी गई है। तो यानी जब शोषण की बात आती थी तो कहीं न कहीं महिला बच्चे उसमें स्वाभाविक रूप में आएंगे। अब कोई मजदूर गरीब भी आ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ समाज में जो महिला बच्चे थे वो शोषण के शिकार ज़्यादा थे, इसलिए बच्चों के लिए एक अलग आर्टिकल रखा गया। और रखा ये गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे खतरनाक उद्यम, खान और कारखानों में नियोजित नहीं किए जाएंगे। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे खतरनाक उद्यम, हैजार्डस इंडस्ट्री, खान, माइंस और कारखानों में नियोजित नहीं किए जाएंगे। तो ये बात इंटरेस्टिंग है कि आर्टिकल 24 में बात लिख रखा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 3 उद्योग में नहीं लाए जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि आप देखो बच्चों को खतरनाक उद्योग क्या है, इन सब के लिए संसद विधि का निर्माण करेगी, क्योंकि आर्टिकल 23, 24, 17 इन सब का नेचर एक ही है। यानी कुछ अधिकार क्या होते हैं, स्वतः प्रभावित हैं, कुछ अधिकार को प्रभावित करने के लॉ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए देखोगे, इसलिए 24 में लिखा भी गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखाने, खान या किसी बालक को कारखाने, खान काम नहीं किया जाएगा, अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। इसका अब आप कहोगे कि अब कैसे तय होगा हैजार्डस इंडस्ट्रीज क्या है, खतरनाक उद्योग क्या है? तो बच्चों के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी खतरनाक उद्योग क्या है, खान, कारखाने। तो जैसे कि अब माचिस इंडस्ट्री, जैसे कि कोयले के खान, इन जगह पे नहीं लगाया जाएगा। तो अब सवाल एक बड़ा विवाद का विषय बन जाता है। अगर इस आर्टिकल को पढ़कर ये लगता है कि भाई इसका मतलब है, इस आर्टिकल को पढ़कर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ जाती है, क्योंकि बच्चों बड़ों के बीच का फासला है 18 साल, 18 साल में वयस्क, उसके नीचे किशोर, फिर बच्चे। तो समस्या इसमें आती है कि 14 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों को या किशोर को, 14 वर्ष से ज़्यादा, क्योंकि एडल्ट तो 14 वर्ष में होता नहीं कोई, तो 14 वर्ष से उम्र से के किशोर या बच्चों को इन तीनों में लगाया जा सकता है। पहली समस्या यह अस्पष्ट है कि भाई 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर इन तीनों में नहीं लगाया जाएगा तो इसका यह मतलब है कि 14 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों को इन उद्योगों में लगाया जा सकता है। इसका पहला मतलब यही दिखता है। इसका दूसरा मतलब यह दिखता है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको तो इसके अलावा किसी उद्यम में लगाया जा सकता है। मैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी उद्यम में लगाया जा सकता है, 3 के अलावा कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 3 के अलावा, इसका मतलब चाय की दुकान पर लगाया जा सकता है, सॉरी, ये बात अस्पष्ट हो गई। ये बात अपने आप में अस्पष्ट हो गई कि आखिर में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को साड़ी की दुकान पर, चाय की दुकान पर, कहीं भी लगा दो आप, कालीन के काम करने के लिए। और 14 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों को, 14 वर्ष से ज़्यादा है उनको तो इसमें भी लगा दीजिए। इसलिए बच्चों देखो, संसदीय अधिनियम आया और हमारे यहाँ चाइल्ड
लेबर एक्ट 1984। और सही मायने में देखो, अगर देखो बच्चे तो काम करने नहीं चाहिए। बाल श्रम, बच्चों निदेशक तत्व में लिखा गया है कोई भी श्रम अपनी उम्र से पहले नहीं होना चाहिए। इसे जो बच्चे मान लो कि BA पार्ट 1 में है और क्लास कर रहे हैं, तो बोले घबराए मत, आराम से पढ़े, 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़ ले, न समझ में आ रहा था ऑफलाइन चलेगा फिर पूछ लेना। घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। कम उम्र में बोझ मत उठाओ, ये हमारा संविधान कह रहा है। इसीलिए कम उम्र खेलने के लिए होती है। अरे धीरे धीरे पढ़ोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। तो आजकल कई बच्चे बिला वजह दबाव ले लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब आप बचपन में खूब खेले रहोगे तब युवा होकर काम भी अच्छे से करोगे, क्योंकि शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है। बचपन खेलने के लिए होता नहीं। बाल श्रम बच्चा श्रम के लिए होता ही नहीं, बच्चा खेलने के लिए होता है। लेकिन भारत में बाल श्रम एक बड़ी समस्या है। तमाम NGO काम कर रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी, आप देखो, बच्चों बचाओ आंदोलन। तो हमारे तमाम NGO इस काम में लगे हुए हैं। देश के कानून है कि बच्चों कहाँ होने चाहिए? उद्योग में नहीं, बच्चे होने चाहिए स्कूल में। इसलिए अगर आप 24 को आर्टिकल 21A के साथ पढ़ो, बच्चे अगर ये उद्योगों में नहीं रहेंगे, स्कूल में रहने चाहिए। तो और कई बार तो देखो फिल्म वगैरह के लिए कोई कानून तो नहीं, लेकिन वहाँ भी रेगुलेशन की बात है कि बाल कलाकारों को एक निश्चित समय में ही काम कराया जाए, 4 से 6 घंटे काम कराया जाए, उससे ज़्यादा उनसे काम न लिया जाए। तो शोषण के विरुद्ध इस समस्या को हल करने के लिए संसदीय अधिनियम 1984 में जो चाइल्ड लेबर एक्ट है, बाल श्रम अधिनियम 1986 का है, बाल श्रम अधिनियम, इसमें संशोधन किया गया। और इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी काम में लगाया ही नहीं जाएगा। इन दोनों समस्या को हल कर लिया गया। ये दोनों जो उलझाव है, और ये दोनों उलझाव यहीं से आ रहा है, तो मैं फिर रिपीट कर दूं। कहा गया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 3 जगह काम पे नहीं लगाया जाएगा, तो 14 से 18 तक तो यहाँ लगाया जा सकता है। और फिर कहा गया 3 के अलावा, तो इसका मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 3 के अलावा चौथे पांचवें में लगाया सकता है। इसीलिए इस समस्या को हल करने के लिए संशोधन किया गया और कह दिया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। 14 से कम उम्र के बच्चों को कार्य में कहीं भी नहीं लगाया जाएगा, कहीं भी नहीं। बस इसका एक एक्सेप्शन है, घरेलू कार्य। मान लो कोई छोटे मोटे खेती गृहस्थी काम है, कोई छोटे मोटे काम हो रहे हैं, तो घर में बच्चा काम हाथ बटा सकता है, एक ही उसका एक्सेप्शन है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं काम में लगा नहीं सकते आप। तो ये समस्या हल कर ली गई, सिवाय घरेलू काम के। और वही घरेलू का से छोटे मोटे, भाई हमारे यहाँ देखो बच्चों, यूरोप नहीं है। अब यूरोप में क्या हुआ कि भाई कोई बच्चा घर में काम कर ही नहीं, 18 साल के नीचे बच्चा काम ही नहीं कर सकता वो। अब हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ऐसा होता है, हमारा कोई छोटी मोटी पान की दुकान है, तो घंटे 2 घंटे अगर कोई बच्चा बैठ गया तो ये परमिटेड है। तो घरेलू काम होना चाहिए। इसका मतलब फैक्ट्री कारखाने सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई घर में फैक्ट्री कारखाना थोड़ी चलता है। आपको मान लो कालीन का उद्योग हो, तो बच्चे ने थोड़ा हाथ बटा लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कालीन वाले काम तो घर में ही होते हैं। और दूसरी बात जो लिख दी गई कि जो किशोर, एक और बात कही कि जो 14 से 18 वर्ष तक के बीच के बच्चों को किशोर कहा गया। किशोर के लिए यानी 14 से 18 वर्ष तक के लिए ये कहा गया, ये 3 में काम नहीं करेंगे। 14 से 18 वर्ष के किशोर 3 में खतरनाक उद्यम, खान या कारखाने में कार्य नहीं करेंगे, बाकी जगह कार्य कर सकते हैं, कारखाने में कार्य नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों देखो, हमारे यहाँ
तो ये समस्या हल कर ली गई संसदीय अधिनियम से, और हमारे तमाम कानून बना हुआ है, बीड़ी एक्ट, सिगार एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, जिसमें सीधे लिखा गया है कि बच्चों से काम कराना असंवैधानिक है। अब तो हमारे यहाँ देखो, जब बचपन बचाओ आंदोलन था, बधुआ मुक्ति मोर्चा, तो ये सब ऐसे केस थे जहाँ पे बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। MC मेहता केस में ये भी कहा गया है कि बाल श्रम एक तरीके दंडनीय अपराध है। बाल आयोग बना हुआ है, इसका मतलब न बाल आयोग भी बना हुआ है, और ये कहा गया है अगर कोई बच्चा बाल श्रम में पकड़ा गया तो उसका बाकायदा रिहेबिलिटेशन किया जाए, तो उसका बाकायदा पुनर्वास होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। इसलिए बच्चों, हमारे यहाँ ये बात कही जाती है कि एक लोकतंत्र में अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा सबको होनी चाहिए, जिससे देश आगे बढ़ पाए, क्योंकि बचपन ही तो भविष्य है देश का। तो आप देखो, समाज में अपराध बढ़ने के ये भी कारण है कि अगर बच्चों से बचपन में काम कराया गया तो समाज के लिए फिर वो खतरनाक होगा, क्योंकि पूरा बचपन का विकास नहीं हो पाता। तो आर्टिकल 23, 24 इतना ही बच्चों, सिंपल सी बात है। अब विवाद जहाँ आर्टिकल 25 में और 25 के बाद उपनिवेश निरपेक्षता की बात, उसमें तमाम डिबेट भी आते हैं। लेकिन मामला क्या है बच्चों, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।